नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे और इसको काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका ज़रूरत क्यों है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते ही हैं और उसका मतलब ये बोलता है कि एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, चेंज होती है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ अगर जानेंगे ना तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार से ना कोई भी प्रोसेस हो सकता है अनलेस अनटिल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो अगर हीट का ट्रांसफर जैसे है, अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हो सकता है, मान लीजिए T1 हाई है T2 से, तो अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हो सकता है, मान लीजिए यहाँ से 10 किलो जूल निकला और यहाँ पे 10 किलो जूल आ गया, तो ये एक पॉसिबल प्रोसेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। तो दूसरा ये भी पॉसिबल है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 किलो जूल एनर्जी निकला, वहाँ से एनर्जी तो कंजर्व रही। लेकिन हमें पता है रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक होता नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना नहीं बता सकता कि कौन सा प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, जबकि हमें पता है कि बहुत सारे प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो सकते। मतलब देयर इज ए डायरेक्शनल कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये टेम्परेचर का ही एग्जांपल लिया, दूसरा अगर एग्जांपल देखिए कि अगर जैसे टायर जो है घूम रहा है सड़क पर तो हीट जनरेट होता है ना, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे हीट जनरेट हुआ तो क्या हम कूल करके टायर को घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। बहुत सारे प्रोसेस है ना वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि कई सारे प्रोसेस है जिसको हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं बट फिर भी उसमें कंस्टेंट होता है। तो ये सारे कंस्टेंट ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है, जो कि बताता है कि कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा। मतलब ये बताता है कि सारे एनर्जी इक्विवेलेंट नहीं है, एक एनर्जी से दूसरे फॉर्म में एनर्जी होने से कंजर्व तो रहेगी बट वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे एनर्जी से वापस पहले एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सके। तो ये डायरेक्शनल कांस्टेंट बताता है और इसका इसलिए इसमें बहुत सारे डायरेक्शनल कांस्टेंट अलग अलग प्रोसेस में हो सकता है कि ये प्रोसेस इसी डायरेक्शन में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। इसलिए इसके बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट हैं। जैसे एक पहला स्टेटमेंट देखा जाए, पहला स्टेटमेंट तो यही है कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम लो कोल्ड टेम्परेचर टू हॉट टेम्परेचर, डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर हो सकता। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, यही स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो भी नेचुरल प्रोसेस है ना वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या कि आप एक डायरेक्शन में ही होता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसे कि पानी जो है हाइट से नीचे आ जाएगी बट नीचे से ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और वो सभी में एनर्जी डिग्रेड हो जाता है, मतलब इंट्रोपी जनरेट होता है। इसके बारे में जब मैंने इंट्रोपी डिस्कस किया था उसके बारे में क्लियरली बताया था कि इंट्रोपी कैसे ऑल नेचुरल प्रोसेस में इंट्रोपी क्यों बढ़ती है और एनर्जी कैसे डिग्रेड हो जाती है। तो एक ये भी स्टेटमेंट है। एक तीसरा स्टेटमेंट है जिसको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी बोलता है। वो बोलता है कि आप कोई भी हीट सोर्स है ना, वहाँ से अगर आप मान लीजिए हीट ले रहे हैं तो उस हीट को आप फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। कोई अगर मान लीजिए हीट इंजन है जो कि हीट ले रहा है कोई हाई टेम्परेचर सोर्स से और उसको आप फुली कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट एक कोई ना कोई एक और सोर्स सिंक लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये Q1 हीट लिया ना तो Q1 कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ एक सिंक लेना पड़ेगा जहाँ पे हीट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कुछ रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इफिशियंसी की बात किया जाए वर्क जो है वो ऑलवेज Q1 माइनस Q2 होगा। मतलब कुछ हीट लिया, कुछ वर्क में कन्वर्ट किया और बाकी को वापस आपको लो टेम्परेचर सिंक में वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अगर इफिशियंसी की बात किया जाए, वर्क के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वर्क डिवाइड बाई Q1, तो यह Q1 माइनस Q2 वर्क हो गया डिवाइड बाई Q1, यानी 1 माइनस Q2 बाई Q1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी वन। अब ये चीज़ आप अच्छे से समझिए। देखिए, कोई भी प्रोसेस होता है ना, जैसे नॉर्मल मैकेनिकल एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है ना, वो सारे प्रोसेस में अगर हम आइडियल केस लेंगे ना तो एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्व रहती है मतलब क्या कि प्रेशर जो है आपका अगर यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए एक प्रोसेस ले रहा है तो यहाँ से यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो प्रेशर एनर्जी घट रहा है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी प्रेशर कैन फुल्ली बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, प्रोवाइडेड अगर प्रोसेस मेरा आइडियल हो, यानी कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो, तो ये आइडियल केस में हो सकता है। लेकिन
केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट है ना, उस हिसाब से इवन अगर आप आइडियल हीट इंजन बना दे रहे हैं ना, उस केस में भी आप पूरा का पूरा हीट को वर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये आप समझिए, ये एक तो समझिए कि लॉ है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब क्या, आप आइडियल केस ले लो, रिवर्सिबल प्रोसेस ले लो, कोई भी प्रोसेस ले लो, तो भी आप हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे प्रूफ भी है। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस, एक और स्टेटमेंट हो गया। उसी तरह एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली आप हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसको लिए आपको एक हीट पंप की जरूरत पड़ेगी, और जिसको आपको सराउंडिंग से आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मतलब ये एक और स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट आप कंटिन्यूसली ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग से आपको वर्क लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से Q2 हीट ले रहा है, और ये जो है अगर वर्क W ले रहा है, तो देखिए Q1 जो हीट ट्रांसफर होगा ऊपर, वो W प्लस Q2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी हीट ट्रांसफर, जो भी वर्क कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हीट में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ ये दोनों अगर स्टेटमेंट देखा जाए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट को देखा जाए, इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट को मिला के समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट को आप कंटिन्यूसली हीट को, कोई भी हीट इंजन में भी है तो हीट को आप कंटिन्यूसली कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। मतलब Q बराबर वर्क के नहीं हो सकता है, जबकि आप वर्क को कंटिन्यूसली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी बता रहा है। देखिए, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे एनर्जी बराबर है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बस आप ट्रांसफर कर दो। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला नहीं, सारे एनर्जी बराबर नहीं है। हीट जो है डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, जबकि वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी बताता है। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि जैसे अगर इफ़िशेंसी की बात किया कि हीट इंजन की इफ़िशेंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती, जबकि आप देखो बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, जैसे पंप है, इसकी इफ़िशेंसी 1 हो सकती है आइडियल केस में, अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। लेकिन हीट इंजन की इफ़िशेंसी 1 कभी भी नहीं हो सकता, ये लॉ ही है, बोल रहा है ये नहीं हो सकता। तो अब अगर हमको ये जानना है कि हीट इंजन हमको इफिशिएंट बनाना है, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। 1 तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, ये तो थर्मोडायनेमिक्स ही बोल दे रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो उस क्राइटेरिया के लिए भी एक और स्टेटमेंट ये है, वो है कार्नोट थ्योरम। वो कार्नोट थ्योरम बता रहा है कि अगर सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो हाईएस्ट इफिशिएंट इंजन जो होगा ना, वो कार्नोट इंजन होगा। ठीक है, कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन होगा, वो हाईएस्ट इफिशिएंसी इंजन होगा। तो यहाँ पे अगर वर्क जो है वो Q1 माइनस Q2 अगर लिया जाए, तो ये बताता है कि कोई भी 2 टेम्परेचर, सोर्स और सिंक टेम्परेचर के बीच में अगर आप हीट इंजन लगाएंगे, तो एक जो हमको क्राइटेरिया चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना हम हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हीट से वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बताएगा कार्नोट इंजन में। तो ये बताता है कि अगर आप एक सोर्स टेम्परेचर T1 है और सोर्स टेम्परेचर T2 है, और ये T1 T2 के बीच में अगर कोई रिवर्सिबल हीट इंजन रहेगा ना, तो उसका इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा, और उसको बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम के हिसाब से इफिशिएंसी जो है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, और रिवर्सिबल केस में ये 1 बाई T2 माइनस T2 बाई T1 हो जाता है। तो ये आपका एक लिमिट दे दिया। अब आपको बेसिकली हीट इंजन को एस्पायर करना है कि इस इफिशिएंसी तक पहुंच पाए। ठीक है, और ये कार्नोट थ्योरम ये भी बोलता है कि जितने भी इरिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी इफिशिएंसी इससे कम ही होगी, और सारे रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशिएंसी बराबर होगी इसकी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट के बारे में बताता है कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, कौन सा एनर्जी अच्छी है, माने हाई ग्रेड की एनर्जी है, कौन सी एनर्जी खराब ग्रेड की एनर्जी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्चुअली समझ में आया होगा वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।